नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 8 सितंबर 2014 को आज का प्रोग्राम मैं शुरू करना चाहता हूं पहले अपने जो नॉर्मल अपडेट्स होते हैं उनके साथ ही, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह कल यानी ट्यूसडे को हस्ब मामूल इल्फर्ड ऑफिस में, गैंडसल ऑफिस में मुलाकात होगी लोगों से। वेंसडे को दोबारा फिंचली ऑफिस में, हेड ऑफिस में। थर्सडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल ऑफिस में मुलाकात होगी और फ्राइडे को इंशाल्लाह मैनचेस्टर में मुलाकात होगी लोगों से। अब मैं जिस चीज़ की तरफ मैं फ़ौरन पहुंचना चाहता हूं, मैंने लास्ट वीक आपको मेंशन किया था कि मैं यूरोप के अपने जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बल्गेरिया का चक्कर लगा रहा हूं। अब मैं बल्गेरिया गया लास्ट वीक, मैंने वहाँ पे 3 दिन गुजारे। बल्गेरिया के बारे में एक जो कॉन्सेप्ट चलता है वो क्या है, रोमेनिया और बल्गेरिया को एक ही तरह से देखा जाता है कि जी वहाँ पे तो गुर्बत बहुत है और वहाँ पे लोगों का बड़ा बुरा हाल है और वहाँ से लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये वो वाली बातें हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अखबारों में और न्यूज़ कवरेज में हर जगह पे, मीडिया में हर जगह पे थी कि जी बस 1 जनवरी आएगी और बस क्योंकि उनके पास रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी तो बस बेतहाशा मिलियंस के तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे, जो कि नहीं हुआ। और क्योंकि मैं खुद अब फर्स्ट हैंड वहाँ पर देख कर आया हूँ, मुझे समझ आती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। किसी भी मुल्क में आप जाइए, किसी भी शहर में आप जाइए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे एरिया से मिलते हैं, वहाँ आपको दरमियाने एरिया से मिलते हैं जहाँ मिडिल क्लास तबका रहता है, और वहाँ पे आपको गुर्बत भी नज़र आती है। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता रहता हूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों को पहचानने की और देखने की काफ़ी आदत पड़ चुकी है। और मैं जब कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं जाके उन चीज़ों को नोट करता हूँ जहाँ से मुझे पता चलता है कि इस मुल्क के हालात कैसे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं किसी मुल्क में जाके, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। आप देखते हैं कि जी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे सड़कों का क्या हाल है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, क्या वो गधा गाड़ी पे जा रहे हैं या वो गाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं या मोटर बाइक्स के ऊपर जा रहे हैं। अब अगर आपको कहीं पे जाके नज़र आता है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ ही हैं, बहुत कम मोटरसाइकिल्स हैं या बहुत कम, वो खैर गधा गाड़ी वगैरह का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, वो सिर्फ हमारे पाकिस्तान इंडिया में ही रह जाता है, बाकी और कहीं पे नज़र नहीं आया मुझे, यूरोप के अंदर नज़र नहीं आया अभी। बट यहाँ पे आप जब जाके देखते हैं, जब शहरों की बात करते हैं, आप मेन सिटीज़ की बात करते हैं, मैं सोफिया गया था। सोफिया इज़ द कैपिटल, जो बल्गेरिया का कैपिटल। वहाँ पे आपको हर तरह की डेवलपमेंट नज़र आती है, वहाँ पे आपको हर तरह की मशीनरी नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको हर तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज नज़र आ रही हैं, हर तरह के बैंक्स नज़र आ रहे हैं, हर तरह के ये मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग और KFCs एंड ऑल दैट, हर चीज़ नज़र आ रही है आपको। इन चीज़ों से क्या पता चलता है कि इस कंट्री के अंदर हर चीज़ मौजूद है। अब ये सब वहाँ पे कैसे जाते हैं या क्यों जाते हैं, जब उनको पता होता है कि किसी के पास परचेजिंग पावर है। सबसे मज़ेदार चीज़ जो नज़र आती है जाके कि वहाँ पे, अब मैं टैक्सी में बैठा, अब उस टैक्सी वाले ने मुझे एयरपोर्ट से लेके अपने होटल तक, मुझे वहाँ पे उसने 15 लेव चार्ज किए। 15 लेव का मतलब है, आप उसको डिवाइड कर दें 2.49 से, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो बहुत लो आ जाती है। मैं जब रोमेनिया से वापस आया था तो मैंने उस वक्त भी बताया था कि यहाँ पे लंदन में अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी 1 बेडरूम फ्लैट आपको रेंट करने पे कितने में मिलता है, आपको 700-800 के अंदर जाके एक रीजनेबल जगह मिलती है, और वो भी कहीं जाके आउटस्कर्ट्स में, बिल्कुल सेंटर में जाके नहीं मिलेगा आपको। बुखारेस्ट में यानी रोमेनिया में अगर आप 1 बेडरूम फ्लैट लेना चाहते हैं सेंटर ऑफ टाउन, आपको वो तकरीबन 200 यूरो महीने पे मिल जाता है। और बल्गेरिया में भी, सोफिया में भी कुछ हालात इसी तरह के कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत कम है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, कई लोग कहीं पे भी रहेंगे तो कम में रहेंगे, कई लोग होते हैं कि वो सिर्फ बेनिफिट्स के पीछे भागना चाहते हैं। सो वहाँ से जो लोग यहाँ पर ज़्यादातर आ रहे हैं वो लोग हैं जो कि या तो वहाँ पे बहुत उनकी एम्बिशन इतनी ज़्यादा है, वो इतने लायक फायक हैं कि उनको वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे लेके जा सकें, या वो लोग हैं जो बिल्कुल निकम्मे, जो एक मिडिल क्लास तबका है, जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा रहना चाहता है और जो अपनी ज़िंदगी को अच्छा चला सकता है, उनके लिए ज़िंदगी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है वहाँ। और मैं काफ़ी इन चीज़ों पे हैरान हो रहा था क्योंकि मैं वहाँ पे जाके मैंने काफ़ी अपनी एक तरह की रिसर्च की, मैंने बहुत वॉक की, मैं काफ़ी जो शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग एरियाज टाइप चीज़ें हैं वहाँ पे भी गया, जो नाइट लाइफ को देखने के लिए मैं वहाँ पे भी निकला। अब ये सब कुछ देख के जो अंदाज़ा होता है वो ये कि वहाँ पे एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। अब आप जो बात करते हैं कि जी नाइट लाइफ में क्या होता है,
नाइट लाइफ के अंदर अब आपको नज़र आता है अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं लोगों ने, अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक रौनक है, खुश, वो आपको हर जगह पे जगह नज़र आती है। ये सब करने का, ये सब कहने का मकसद क्या था? क्योंकि मैं सबसे पहले ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स दिमाग में होते हैं, पहले उन कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करें। आज सुबह मैंने आधा घंटा लगाया एक क्लाइंट के साथ, उसको ये समझाने के लिए कि बल्गेरिया कैसा है। वो आगे से मुझे क्या कहता है कि नहीं जी बल्गेरिया क्या हाल है, यहाँ पे तो देखें हर जगह आपको वो भूखे नंगे नजर आते हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब वो बात कर रहा था रोमेनियन जिप्सीज की। रोमेनियन जिप्सीज को रोमेनिया वाले एक्सेप्ट नहीं करते, और उन जिप्सीज को आप यहाँ पे देख के, और ये बंदा उनको देख के बल्गेरिया का कॉन्सेप्ट रख के बैठा हुआ दिमाग में। इससे पता चलता है कि कितनी हमारी इंफॉर्मेशन कितनी महदूद है, कितना हमें पता नहीं है दुनिया के बारे में। अब मैं इन चीज़ों को इसलिए आपके सामने ला के पेश करना चाहता हूँ कि ये सारी दुनिया एग्जिस्ट करती है, इन सारी जगहों पे आपकी लाइफ बन सकती है और बहुत इज्जत से और बहुत अच्छी तरह से बन सकती है। अब मैं जो ऑप्शंस वहां से लेकर आया हूं, मैं वहां 4 वकीलों से मिला हूं, 4 डिफरेंट फर्म्स में गया, उनके पास जाके मैंने उनके साथ बैठ के सारा डिस्कस किया कि कानून क्या कहता है, उनके पास प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या हैं, उन प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर हम किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं और मेरे क्लाइंट्स क्या चाहते हैं और मैं उनको कैसे वो चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब जो मैं ऑप्शंस वहाँ से लेकर आया हूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास अब काफ़ी बेहतर मवाद जमा हो गया है। अब आप मेरे से बल्गेरिया की बात करते हैं, आप रोमेनिया की बात करते हैं, आप लाटविया की बात करते हैं, आप आयरलैंड की बात करते हैं, ये 4 तो मैं आपको बहुत बेहतर ऑप्शंस के साथ जगह बता सकता हूँ। अब इनके अलावा और क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी रिसर्च अभी चल रही है जिसके ऊपर आगे भी बात करेंगे। मैंने ब्लू कार्ड स्कीम का जिक्र किया था, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है। मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र किया था, बहुत बेहतर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और चल सकती हैं। अब आप अगर यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हैं, आपने पैसा लगाया, आप यहाँ पर आए, अब आपने 10-12 हज़ार अगले साल के लिए निकालना ही निकालना है, क्योंकि आपको कॉलेज की फ़ीस भी पे करनी है, आपको अपने वकील की फ़ीस भी पे करनी है, आपको अपने कॉलेज की जो कंटिन्यूइंग डिमांड होती है उनको भी पूरा करना है। तो आपको 10-12 हज़ार पाउंड अगले साल के लिए चाहिए एक्सटेंशन करने के लिए, और उस 1 साल के बाद एज अ स्टूडेंट आप वापस उसी जगह पर आके खड़े होंगे जहाँ पर आप आज खड़े हैं, क्योंकि आपको ये कहा जाएगा कि जी आपने स्टूडेंट के तौर पर चलना है, तो अब आप अगले साल के लिए फीस जमा कराइए, अगले साल के लिए एप्लीकेशन कीजिए, अगले साल के लिए इमिग्रेशन स्टेटस लीजिए और फिर चलेंगे। अब अगर तो आप किसी सही यूनिवर्सिटी के साथ हैं तो आपकी फ़ीस इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन सिक्योरिटी होगी कि जी यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर फीस इससे कम दी आपने तो किसी ऐसे कॉलेज के साथ होंगे कि जहाँ पे आपको पता नहीं कि जी अगले हफ्ते वो कॉलेज रहता भी है कि नहीं। सो जितना भी पैसा आपने लगाया वो सारे का सारा पैसा आपका डूब गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप यहाँ पे पढ़ने नहीं आए, आप यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको किसी ऐसी यूरोपियन कंट्री के अंदर भेज सकता हूँ जहाँ आपका खर्चा बहुत कम होगा, यानी 250-300-400 यूरो के अंदर आपका पूरा महीना बहुत सही तरीके से अपनी इज्जत से अकोमोडेशन में रहते हुए गुजर जाएगा। और ये मैं अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ कि आप खुद अपना 1 बेडरूम फ्लैट लेते हैं, जहाँ पे आपका बेडरूम अलग है, आपका बाथरूम अलग है, आपका किचन अलग है, आपका लिविंग रूम अलग है, आपकी बाहर बालकनी अलग है, बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है, आप उसकी इंश्योरेंस पे कर, ये सारा कुछ मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप जिस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं कि एक माचिस की डब्बी के अंदर 10 बंदे रह रहे होते हैं और वो अपना रेंट शेयर कर रहे होते हैं कि एक बंदा सो के उठेगा तो दूसरा उसकी जगह लेट जाएगा और सो जाएगा और वो बंदा उठ के काम पे चला जाएगा, अगर उस तरह की अकोमोडेशन लेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है आपका 15-20 यूरो के अंदर गुजारा हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन मैं क्या चीज़ बेच रहा हूँ यहाँ पे, क्या चीज़ सेल कर रहा हूँ आपको, या क्या चीज़ मैं आपके दिमाग में एक मार्केट करना चाह रहा हूँ, वो है एक बेहतर ज़िंदगी। बेहतर ज़िंदगी का मतलब है कि आपकी एक इज्जत नफ्स भी महफूज है, यानी आपको कोई उंगली उठा के नहीं देख सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता आपको, क्योंकि आप लीगली हैं वहाँ पे। आपके पास अपना पासपोर्ट है, आपके पास अपना वीज़ा है, आपके पास अपना बैंक अकाउंट है, आपके पास अपनी जॉब है, आप अपना टैक्स पे करते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं, आप अपने घर में रह सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, आप बच्चों को ला सकते हैं, आपके डिपेंडेंट्स रह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी भरपूर ज़िंदगी चलती है। बजाय इसके कि नहीं मैं शादी करके तो आया था लेकिन अब मुझे मजबूरी है कि मैं यहाँ पे रहूँगा क्योंकि मैं इलीगल हूँ, बीवी बच्चे मेरे वापस अपने पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हैं, इतने साल से मैं यहाँ पे गुजारा कर रहा हूँ, 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड घंटे पे मैं काम करता हूँ, वो भी मुझे दिन में 12-12 14-15 घंटे काम करवाता है। उसके बाद जब पुलिस की नज़र आती है तो मुझे वैसे ही हार्ट फेल हो जाता है, और अगर कहीं पुलिस पकड़ लेती है तो मुझे ले जाती है और फिर मुझे साइनों पे लगा देती है और मुझे हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद साइन करना जाना पड़ता है। और जब मुझे साइन करने जाना पड़ता है तो हर दफ़ा मेरी जान मेरे हलक में अटकी होती है कि पता नहीं मुझे बिठा ना ले यहाँ पे।
अगर इन चीज़ों में कोई जान नज़र आती है तो दोनों चीज़ों का मवाजना करें, दोनों चीज़ों को देखें कि उनके अंदर क्या डिफरेंस बनता है, और फिर अक्लमंदी से अपना फैसला करें कि आप क्या ज़िंदगी चाहते हैं। क्या डर डर के सिसक सिसक के गुजारने वाली ज़िंदगी चाहते हैं, या वो ज़िंदगी जहाँ पे अगले 5 साल में आप एक यूरोपियन नेशनल बन सकते हैं और उसके बाद आप यूरोप में या पूरी दुनिया में कहीं भी जाके रह सकते हैं जहाँ भी आपका दिल करता है। ये ऑप्शंस हैं जो आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम पे ऑब्वियसली मैं इसके अलावा और अभी बात नहीं कर सकता। आपने अगर बात करनी है, आप उससे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। आपको पता है मुझे कहाँ पे ढूंढना है। अब मेरा ख्याल अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, फोन कॉल्स लेते हैं। पहले काफी देर हो गई है जी, पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज बोलिए सर। हेलो जी, बात कर रहा हूँ से। जनाब बताइए। माशाल्लाह आपने इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी दी है ये यूरोप के बारे में, लेकिन प्रॉब्लम वही है हम लोगों के लिए कि जो लोग यहाँ इलीगल हैं वो इस मुल्क से तो वहाँ नहीं जा सकते, उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा कि वो यहाँ से भी यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने जितने भी कंट्रीज के बारे में बताया, एक तो छोटा सा सवाल ये, और दूसरा ये कि मैं जुलाई 2006 में स्टूडेंट आया था और दिसंबर 2010 में मैं टियर 2 में कन्वर्ट हो गया था। ठीक, लेकिन मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से मुझे कंडीशन पता नहीं थी, लेकिन वो ब्रीच ऑफ वीजा कंडीशन की वजह से वो वीजा टर्न हो गया। ठीक, और मुझे उन्होंने डिटेन कर दिया। फिर बहरहाल मैं FLRO के बाहर आ गया और मेरी FLRO भी रिफ्यूज हो गई और अब वो रिप्रेजेंटेशन के अंदर है। मुझे ये पूछना था कि वो जो कोहैबिटेशन होती है उसमें 2 साल, मुझे आपको काफी से फॉलो कर रहा हूँ, यही समझ रही कि वो 2 साल की कोहैबिटेशन हो तो आप नेक्स्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जिसपे आप इमिग्रेशन बेस पे कॉल करते हैं जी। तो कोहैबिटेशन जो स्टार्ट की थी उसमें स्टार्टिंग में इतने एविडेंस नहीं है मेरे पास, लेकिन पहले महीने, दूसरे पहले 6 महीने के अंदर शायद 3-4 एविडेंस। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कोहैबिटेशन में एविडेंस किस तरह की होने चाहिए? क्या चीज होनी चाहिए? एक ही चीज होनी चाहिए या थ्रू आउट, पहले महीने की भी हो, दूसरे की भी हो, तीसरे की भी हो? चलें ठीक है, बताता हूं। और कुछ आपका सवाल कुछ और ये FLRFP की फीस कितनी होगी? ओके, चलें बताता हूं जी। सबसे आसान सवाल का जवाब सबसे पहले दे देते हैं। FLRFP की फीस 601 पाउंड है, 601। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है कोहैबिटेशन के लिए आप एविडेंस किस किस्म का लगाते हैं। कोहैबिटेशन का एविडेंस आपने लगाना है, आपकी काउंसिल टैक्स का बिल हो सकता है, आपके कोई अपने जॉइंट बिल्स हो सकते हैं घर पे, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो दोनों की आ रही हों, आपके हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन आ रही हो, जो आप काम करते हैं उसकी कोई टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हों, जो भी चीज़ आपकी जो एड्रेस आपकी तरफ की जाती है वो डॉक्यूमेंटेशन आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं, आपकी आउटिंग्स होती हैं। अब वही चीज़ नहीं करनी। अब एक साहब को मैंने कहा था कि जी फोटोग्राफ्स लेकर आओ, वो और अपनी गर्लफ्रेंड जाके उन्होंने वो मेरे ख्याल है 2-2 टी-शर्ट्स पकड़ी हैं और जाके उन्होंने 10 तस्वीरें एक टी-शर्ट में ली, 10 तस्वीरें दूसरी में ली, 10 तस्वीरें तीसरी में ली और लाके मुझे 30 तस्वीरें पकड़ा दी कि लें जी तस्वीरें बहुत सारी आ गई। अब उसमें क्या था कि वो खातून का मस्कारा एक आई में ख़राब हुआ था, तो वो 30 की 30 तस्वीरों के अंदर वही चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ से ख़राब है और नज़र आ रहा है कि इन्होंने एक ही वक्त में तस्वीरें ली हैं सारी। सो उसकी कुछ सेंस नहीं बनती। आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा एविडेंस जो आपने जमा करना है, कॉमन सेंस एविडेंस जमा करना है। ये नहीं कि जी आपके पास 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स हो। अगर आपके पास 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, अगले महीने की आपने उनको कोई पे स्लिप दिखा दी, उससे अगले महीने का आपने काउंसिल टैक्स का बिल दिखा दिया, उससे अगले महीने का आपने कोई बिजली का बिल दिखा दिया, इस तरह की चीज़ें करके भी आपका पूरा एविडेंस बन सकता है। सो कोहैबिटेशन आपकी इसके ऊपर भी कंप्लीट हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। 2 साल का अगर आपके पास एविडेंस होता है तो आप उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपका एक स्ट्रॉन्ग इनफ जेन्युइन रिलेशनशिप बनता है। अब तीसरा जो आपका सवाल, जो आपका पहला सवाल जो था वो आपका बहुत अच्छा सवाल था जो आपने यूरोप के हवाले से पूछा। उसमें आपने कहा कि जी जो लोग यहाँ पे इलीगल हैं उनको वापस जाना पड़ता है और वो जाके वापस वीज़ा लगवा के फिर आते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जेन्युइनली यही सबसे बड़ा एक इशू नज़र आता है। वो क्यों? क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं कि जी यहाँ से यूके से उनको वापस जाना पड़ता है, इतने मुश्किल से तो यहाँ निकले थे, इतने साल तो यहाँ पे लगाए, अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस कैसे चले जाएं, अगर ना निकल सके तो फंस जाएंगे वहाँ पे। मैं जो आपको यूरोप के ऑप्शंस देता हूँ वो डिफरेंट बात किस लिए है मैं अभी आपको बताता हूँ। वो इसलिए, आप जब यूके से वर्क परमिट लगवाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है, आप वापस अपनी कंट्री में जाते हैं, एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अब वहां पे जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर बैठा हुआ है वो चौधरी बन के बैठा हुआ है।
क्योंकि उसने ये कहना है कि जी मुझे नए सिरे से सारा कुछ एक्सप्लेन करो कि ये आपका वर्क परमिट इशू कैसे हुआ, एम्प्लॉयमेंट आपकी जेन्युइन है कि नहीं, आपका काम जेन्युइन है कि नहीं, आपका सारा कुछ जेन्युइन है कि नहीं। अगर वो जेन्युइन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो आपको रिफ्यूज कर सकता है। यानी आपका जो सारा प्रोसेस यहां किया गया उस सारे प्रोसेस को नए सिरे से वहां कर रहा है और वो अपील में जाके आपको डाल देता है और आप लंबा फंस जाते हैं उसके ऊपर। मैं ऐसा करता हूं, अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आके पहले मैं इस सवाल का जवाब कंप्लीट करूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा। मिलते हैं थोड़ी सी देर में।